मैं मैं डॉक्टर रजत शर्मा, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। और आपको आज मैं संज्ञान में दिलाना चाहता हूँ, जिस तरह की चीजें घटनाक्रम हो रहा है जीटीबी अस्पताल के अंदर। आज से 4 से 5 दिन पहले 40 से 50 लोगों का झुंड धारदार हथियार चाकू लेकर अस्पताल के अंदर घुसता है सुबह, और रेजिडेंट डॉक्टर को धमकी देता है कि आप अभी के अभी बाहर निकलो, नहीं तो आपको यहीं के यहीं काट डालेंगे। अगर आप बाहर निकले तो बाहर काट डालेंगे। इस तरह की चीजें, इस तरह चेहरे पर एसिड फेंक देंगे। फीमेल डॉक्टर्स, हमारे डॉक्टर दहशत में आ गए। उसके बाद 4 से 5 घंटे तक उन्होंने खुद को कमरे बंद रखा। वो अभी भी उस टाइम पर डरे हुए थे कि हम बाहर निकलेंगे तो मार देंगे। इस तरह दहशत का माहौल, इस तरह दहशत का माहौल था। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने डिसाइड किया इस तरह के घटनाक्रम के बाद हम लोग अपनी सर्विसेज नहीं दे सकते। इतना डरते हुए हम अपनी सर्विसेज नहीं दे सकते। हमने स्ट्राइक का अनाउंसमेंट किया। हमने 1.5 दिन तक स्ट्राइक किया। हम गए प्रशासन के पास मिलने के लिए। प्रशासन ने हमारा पूरा सहयोग किया। प्रशासन ने हमें बोला कि हाँ, आपकी मांगे एग्रीड है, ये सब तरह की बात है। हमने बोला ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारी मूलभूत जो सुरक्षा सुविधा है वो प्रोवाइड की जाए। और उसी टाइम पर एसीपी साहब भी वहां पर थे, एसएचओ साहब भी वहां पर थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जीटीबी अस्पताल के अंदर जो भी सिक्योरिटी का जिम्मेदारी है हमारी है, हम ऐसे मैटर्स को डेली टैकल करते हैं, कि आप टेंशन ना लीजिए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया, हम मान गए। लेकिन हमें 3 दिन बाद पता चलता है वो मानना हमारी सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी भूल थी। क्यों? शाम को 4 बजे दिन दहाड़े अस्पताल में कोई गोली मारकर चला जाता है। पुलिस को 3 दिन पहले नोटिफाई किया गया कि हमारी जान खतरे में, मरीजों की जान खतरे में, अस्पताल में सिक्योरिटी नहीं है। दिस इज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। आई रिक्वेस्ट एलजी साहब कि इस तरह की पुलिस प्रशासन जो आपके अंडर में है, ये जीटीबी अस्पताल का किस तरह से यहाँ पर ध्यान रख रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें बोला गया, उस टाइम पर थे यहाँ पर एसएचओ साहब भी थे, एसीपी साहब भी थे। उन्होंने बोला कि हम जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं आपके, उनकी ट्रेनिंग करवाएंगे। पहले तो हमने बोला कि हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड्स ही कम है। जीटीबी अस्पताल को ईस्ट दिल्ली का जो बहुत ही वल्नरेबल और बहुत ही ऐसा पॉपुलेशन सबसेट को कैटर करता है, जहां पहले से इतना जो है वायलेंस और क्राइम की घटनाएं आती रहती हैं, ये सब आपको विदित है। उसके बाद भी हम लोग यहाँ सिक्योरिटी जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ सर्विसेज। वहां पर जीटीबी अस्पताल को पूरे दिल्ली, ईस्ट दिल्ली का एम्स बोला जाता है। अब एम्स की आपको कंडीशन बताता हूं। एम्स में ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी है, जीटीबी अस्पताल में 1 लेयर सिक्योरिटी। उसमें 90 से 120 गार्ड्स हैं, जिनमें से आधे ही प्रेजेंट रहते हैं। और जो आधे प्रेजेंट हैं वो भी 60-55 साल के। आप जाएंगे तो आप देखकर बता नहीं सकते कि हमारी सुरक्षा कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जब उनको बताया गया कि आप हमारी हेल्प करिए, सिक्योरिटी गार्ड्स को ट्रेन करिए, उन्होंने बोला हम ट्रेन करेंगे। ये सब हुआ। अभी तक सिर्फ उस दिन की बात थी और आज की बात है। कोई सिक्योरिटी गार्ड से कुछ बात नहीं हुई। जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर से, उनसे किसी तरह की बात नहीं की गई पुलिस के द्वारा। सिर्फ हमें झूठा आश्वासन दिया गया। एम्स में 500 सिक्योरिटी गार्ड हैं, यहाँ पर 90 से 120 फंक्शनल है। इतना बड़ा अस्पताल है, 7000 लोग यहाँ पर डेली का आते जाते रहते हैं। इसके लिए क्या सिर्फ आप बताइए, 100 जो लोग हैं, 7000 डिवाइड बाई आप करिए 100, क्या एक गार्ड 700 लोगों पर कंट्रोल कर सकता है? मैं एलजी साहब को बोलूंगा कि आप इस बात पर ध्यान रखें। दिल्ली गवर्नमेंट को बोलूंगा कि आप वहां पर बैठे बैठे, अच्छा एक और बात आपको बताता हूं। वो लोग बोलते हैं कि आप स्ट्राइक, आपने 3 दिन पहले स्ट्राइक किया, वापस स्ट्राइक कर रहे हैं। मैं आपको बोलता हूं, आप मीडिया कर्मी हैं और सारे जो लोग देख रहे हैं, आप जिस वर्क प्लेस पर जाते हैं, आप अपने काम के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने हिपोक्रेसी शपथ ली है कि हम जो है मरीजों की जो है पूरी तरह से सुरक्षा करेंगे। लेकिन हमारी सुरक्षा कौन करेगा? ये तो पूरे प्रशासन की और पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी बनती है। अगर आप हमें लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, तो अब हमें खुद अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। हम कैसे कर सकते हैं अपनी सुरक्षा? हमें मजबूरन स्ट्राइक पर जाना पड़ा है। आप ये समझिए, हमें कोई शौक नहीं है बार बार स्ट्राइक पर जाने का, जब आपको ये पता हो कि आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं और अगले दिन आप जिंदा वापस नहीं लौटेंगे। इस तरह की दहशत में रेजिडेंट जी रहे हैं और कल के इंसिडेंट के बाद पूरी तरह से ट्रॉमेटाइज्ड है। ये आप सबको मैं ये संज्ञान देना चाहता हूं। देखिए, इमरजेंसी सेवाएं अभी बाधित करने का हमारा किसी भी तरह का कोई भी इसी तरह का डिसीजन नहीं हुआ है। हमें उम्मीद है, देखिए हम कोऑपरेटिव है, हम ये चाह के चल रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारी बातें सुनेगा। हम मानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के भी हाथ बंधे हुए, तो जो दिल्ली सरकार है और जो एलजी साहब है वो हमारी मांगों को सुने।
आप आए। आपको पता नहीं है कि दिल्ली पुलिस जो है केंद्र सरकार के जी अधीन है, दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है, जी केंद्र सरकार जी ऐसा तो नहीं। आज जो घटनाएं हो रही है दिल्ली सरकार को बदनाम करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। देखिए देखिए देखिए, आप मेरी बात सुनिए। मैंने बोला है कि दिस इज अ फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। एसएचओ साहब, एसीपी साहब को 3 दिन पहले नोटिफाई कर दिया गया, उसके बाद भी ये घटना हो गई। तो आप बताएं, अगर इस तरह की घटना है तो कौन जिम्मेदार? मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं यहाँ पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं डॉक्टर हूं। मैं यहाँ सीखने के लिए आया हूं और मरीजों की हेल्प करने के लिए आया हूं, मरीजों को अपनी सुरक्षा सुविधाएं देने के लिए। मुझे नहीं मतलब है कि कौन जिम्मेदार, मुझे ये पता है कि पुलिस का ये फेल्योर है। हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। दिस इज सिक्योरिटी इज बेयर मिनिमम वी आस्क फॉर सर। वी वर्क 6 आवर 12 आवर 24 48 आवर्स। क्या हम अपनी मूलभूत मूलभूत सुरक्षा सुविधाएं भी नहीं मांगे? आप कौन जिम्मेदार है सर, आप बताएं। हाँ, मैं नीतीश कुमार, डॉक्टर नीतीश कुमार, मैं एक्स आरडीए प्रेसिडेंट है, अभी आरडीए रिप्रेजेंटेटिव में हूँ। देखिए, जैसा अभी मेरे सहपाठी डॉक्टर रजत ने बताया कि कैसे अभी 3-4 दिन पहले की ये इंसिडेंट था, उस समय भी हम लोग ऊपर गए और हमारी बड़ी सिंपल सी मांग थी कि हर जगह पे जो भी ऐसे हॉटस्पॉट एरियाज हैं वहाँ पे स्टील डोर्स होने चाहिए, स्टील के प्रॉपर डोर्स होने चाहिए। सिक्योरिटी हमारे पास जो अभी सिक्योरिटी थी उस टाइम पे उसको डबल करने की बात की गई थी। हॉटस्पॉट एरिया जो कि जैसे सीएलआर है, गायनी कैजुअलिटी है, सर्जरी इमरजेंसी है, इन सब जगहों पे उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, वो अग्री भी हुए थे इन चीज़ों पे। और कुछ लॉन्ग टर्म चीज़ें भी थी, जैसे पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम था, ताकि जो मरीज के साथ जो लोग आते हैं उनको वार्ड्स के पास ना बैठाकर बाकी कहीं और बैठाया जाए और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से उनको जरूरत पे बुलाया जाए। एक मरीज के साथ 2 रिलेटिव्स को हमने एंट्री की बात की गई थी। ये सारी बातें हमने की थी और क्विक रिस्पांस टीम बनाने की बात की गई थी। उसमें सीएमओ, सीसीएमओ और दिल्ली पुलिस के अधिकारी, इन लोगों को इन्वॉल्व करने की बात हुई थी। ये सब मिनट्स ऑफ मीटिंग में पेपरों पे आया था। उन्होंने बोला था कि अभी हम 1-2 महीने के अंदर ये सब कुछ हम लेकर आएंगे और अभी सिक्योरिटी हम आपकी हॉटस्पॉट एरियाज में डबल कर देते हैं। बट जो WPMS की जो सिक्योरिटी एजेंसी है, उन्हीं की सिक्योरिटी को उन्होंने बोला कि यही सिक्योरिटी कंटिन्यू करेगी। अभी उन्होंने उसको हटाने की कोई बात हमसे नहीं की थी, जबकि हमारी डिमांड ये भी थी उस समय कि ये सिक्योरिटी एजेंसी सफिशिएंट नहीं है हमारे हॉस्पिटल के लिए। हमारा हॉस्पिटल, जैसा कि आप समझ सकते हैं, इस दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा केटर 7,000 ओपीडी के पर्चे कटते हैं डेली हमारे यहाँ लगभग, और 1500 बेडेड हॉस्पिटल है। तो हमें इस वजह से हमने बताया था कि ये सिक्योरिटी एजेंसी इतनी सक्षम नहीं है इसको संभालने के लिए। और इसी बात को उन लोगों ने कुछ मैनिपुलेटिव तरीके से हमें बोला गया कि हाँ ठीक है, सब हो जाएगा, ये कर दिया जाएगा, हो जाएगा, और इसकी वजह से हमने स्ट्राइक बंद कर दी। हमें ये सब भी बताया गया था कि एसीपी ट्रेन करेंगे हमारे गार्ड्स को, और एसीपी पुलिस पेट्रोलिंग के लिए भी अलाउ उन्होंने किया था कि हर 4 या 5 घंटे में पुलिस पेट्रोलिंग हमारे कैंपस में की जाएगी। अब ये सब होने के बाद आप देखिए, तीसरे चौथे दिन एक और इंसिडेंट ऐसा हो जाता है। सबसे बड़ी जो इसमें दिक्कत ये है कि कोई फायर आर्म लेके, बंदूक लेके एंटर कर जाता है, और इमरजेंसी एरिया नहीं, मतलब हॉटस्पॉट एरियाज नहीं, बल्कि वार्ड्स एरिया, जो बिल्कुल शांत एरिया होते हैं, वहां पर वो जाके 4th फ्लोर चढ़ के शूट करके और वापस आके निकल के चला जाता है। हमारे, जबकि हॉस्पिटल के अंदर भी पुलिस प्रशासन की एक कैबिन है उनका, उसके बाद भी उसको कोई पकड़ नहीं पाता। ये उसके बाद जाके मतलब ये इंसिडेंट के आधे घंटे बाद सारे लोग वहां पे इकट्ठे होते हैं वार्ड 24 के पास। वार्ड 24 में इंसिडेंट हुआ था, और जो अननोन पर्सन जो फायर आर्म लेके आया था, उसने उसको मारा जिसको मारने भी नहीं आया था, वो किसी और को मारने आया था। वो पेशेंट अभी भी यहाँ पे एडमिटेड है। अब वो जेल वार्ड, यहाँ पे खुर्जा वार्ड जो है, वहां पे एडमिटेड है। तो मतलब अब आप देखिए, ये जैसे पिक्चर फिल्म में होता है उस तरह से हो रहा है ये, कि कोई भी आएगा किसी को भी मार के चला जाएगा। तो मतलब ये ऐसा दहशत बन गया है अब ये। कल से मुझे लगता है कि सारे रेजिडेंट, और जिस रेजिडेंट को वो पट्टी कर रही थी, जो वहां पे फीमेल हमारी रेजिडेंट थी, उसको जिसको ड्रैग करके हटा के और उसको गोली मार दी गई, आप समझिए उसका मेंटल स्टेट क्या होगा। अगर एक मिस फायर हो जाता या कुछ और हो जाता तो उसकी जान जा सकती थी। वो घर पे अभी मेंटल ट्रोमेटाइज्ड है। अब ऐसी सिचुएशन में बताइए कि एक डॉक्टर, एक नर्सिंग स्टाफ कैसे काम करेगा। बाकी जो मरीज हैं वो भी ट्रॉमेटाइज्ड हैं उस वार्ड के। अगर कुछ फोटोज, विजुअल्स अगर आप देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि ऐसे इस तरीके से कैसे हो रहा है। मतलब ये क्या, इस दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है ये। मैं जितेंद्र कुमार, प्रेसिडेंट नर्सिंग एसोसिएशन और प्रेसिडेंट दिल्ली नर्सिंग फेडरेशन।
अभी मैं आप लोगों को एक सिचुएशन बता देता हूँ। जो आज जो इंसिडेंट हुआ है, ये तो आज ये स्ट्राइक चल रही है। ये स्ट्राइक आज तो हम ये समझ लो कि बहुत बड़ी मजबूरी के अंदर एक जो मजबूरी हुई है कि हमारी, कि जो आज हमें इस मंच पे आना पड़ा, जो हमें इस रोड पे उतरना पड़ा, ये जो हादसा हुआ ये आज कॉमन, ये आज की बात नहीं है, ये एक जीटीबी अस्पताल के अंदर एक कॉमन इशू है। प्रशासन को आज से नहीं, प्रशासन को हम सालों सालों से बोलते आ रहे हैं। और रही बात सिक्योरिटी सिस्टम की, तो सिक्योरिटी सिस्टम तो मैं कंप्लीटली बिल्कुल खुले रूप से बोलता हूं कि पूरा जीटीबी का सिक्योरिटी सिस्टम पूरे तरीके से कोलैप्स है, पूरे तरीके से। सबसे बड़ा रीजन क्या है, यहाँ पर जो सिक्योरिटी सिस्टम है, यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स लगाए गए हैं, वो हमारी नजरों में जहां तक समझते हैं कि इलिटरेट हैं। अगर लिटरेट भी हैं तो शायद उन लोगों को ब्रीफिंग नहीं की जाती कि उन लोगों को कैसे काम करना है, लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे उनको पेश आना है। यही चीजें अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में देखते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी गार्ड को शायद उसी के आसपास की सैलरी मिलती होगी, पर प्राइवेट हॉस्पिटल में वही चीजें क्या है, उस गार्ड के लिए सारी चीजें सिखाई जाती है। वहां पे एक गार्ड सर करके बोलता है किसी भी पेशेंट के आने जाने वालों को। यहीं पे हमारे जो गार्ड जो रखे गए हैं वो बड़ी बदतमीजी से जो पेश आते हैं जनता के साथ, ये सच्चाई है। मैं कहता हूं कि जो सबसे बड़ी लड़ाई डॉक्टर्स के साथ, स्टाफ के साथ होती है, कि उसमें सबसे बड़ा रोल यहाँ जो एट प्रेजेंट जो सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं वो सबसे बड़ा रीजन है। क्योंकि मैं दिल्ली नर्सिस फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूं, मैं दिल्ली गवर्नमेंट के सभी हॉस्पिटल्स में जाता हूं, मीटिंग्स में जाता हूं, मुझे हर हॉस्पिटल की दशा का पता है कि कहाँ पे किस तरह का सिक्योरिटी सिस्टम है। मोस्टली क्या है, सभी जगह पे अस्पतालों के अंदर एक्स सर्विसमैन सिक्योरिटी गार्ड्स लगाए गए हैं, क्योंकि उनका एक डिसिप्लिन होता है, वो एक सिस्टम से बात करते हैं, उनका एक तरीका है बात करने का। यहाँ पर एक लंबे टाइम से सुनने में आया, मुझे नहीं पता कि कितने साल से यहाँ पर इनको टेंडर मिल रहा है इस कंपनी को, पर सुनने में यही आता है कि लंबे टाइम से इसी कंपनी को बार बार टेंडर मिल रहा है, चाहे इसके नाम से या अदर नेम से। पर अगर बार बार एक ही कंपनी को बार बार टेंडर मिलता है तो कहीं ना कहीं हमें भी शंका होती है कि बार बार एक ही कंपनी को टेंडर मिल रहा है, और टेंडर भी उस कंपनी को दिया जा रहा है कि जिसमें सारे इलिटरेट या मतलब इस तरह के जो गार्ड्स रखे गए हैं, कोई तो बड़ा बुजुर्ग है, कोई मतलब किसी की बॉडी स्ट्रक्चर सही नहीं है, मतलब जहां उनको जैसा मिला उन्होंने भर्ती कर लिया। मैं आपको एक बहुत बड़ा इंसिडेंट बताता हूं। 3 दिन पहले अभी जो सीएलआर के अंदर एक इंसिडेंट हुआ, अभी 3 दिन पहले, उसके अंदर 15 सिक्योरिटी गार्ड सीएलआर के अंदर एक जो इंसिडेंट हुआ था, उसमें पेशेंट के कम से कम 15 से 20 अटेंडेंट उसी गैलरी में है। किसी गार्ड की हिम्मत नहीं है कि उन अटेंडेंट्स को बाहर निकाल दे। 15-20 गार्ड हैं इसी कंपनी के, और 15-20 लड़ने वाले जो डॉक्टर्स। और ये तो देखो, आपको एक चीज और बता देता हूं, ये इंसिडेंट जो आज जो गन शॉट वाला हुआ है, ये तो डायरेक्ट पेशेंट के साथ हुआ है, पर जो वो इंसिडेंट था वो डायरेक्ट डॉक्टर्स पे और नर्सिंग स्टाफ पे और वर्कर्स पे था 3 दिन पहले। उसके अंदर यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड थे, 15 से 20 गार्ड उस गैलरी के अंदर थे। उसके बाद वो उन लोगों को गालियां दे रहे हैं, उनको मारने को हो रहे हैं। जहां पे डिलीवरी हो रही है, जहां पे क्या है, पेशेंट न्यूड पोजीशन में होती है, वहां जाके वीडियो बना रहे हैं, और गार्ड किसी को रोक नहीं रहे हैं। मैं खुद जाता हूं, मैंने क्या है, वहां से हमारे 2 एनेस्थीसिया के डॉक्टर को मैं खुद निकाल के लाया हूं अपनी हिम्मत करके, कि भाई उनको उनके डिपार्टमेंट तक छोड़ के आया हूं। तो ये सिस्टम पूरा कोलैप्स है। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ एक सिक्योरिटी से यहाँ पे झगड़ा नहीं है। जो इस अस्पताल का झगड़ा एक सिक्योरिटी से नहीं है, बहुत सारे रीजंस हैं। आपको रीजंस मैं बता देता हूं। इस अस्पताल के अंदर एक सबसे बड़ा दूसरा रीजन है वर्कर्स की शॉर्टेज, नर्सिंग ऑर्डरली की शॉर्टेज। एक नर्सिंग ऑर्डरली का बहुत बड़ा रोल होता है पेशेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में, पेशेंट का इलाज कराने में, इधर से उधर ले जाने में। जहां पे एक हॉस्पिटल के अंदर हमें 300 से 400 नर्सिंग ऑर्डरली चाहिए, वहां पे हमारे 50% वर्कर्स हमारा काम कर रहे हैं, जिसके कारण पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करने के टाइम डिले होता है, जिसके कारण पेशेंट एक्सपायर कर जाता है किसी के कारण। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिसके कारण एक वर्कर को पेशेंट को शिफ्ट कराना होता है ठीक कराने के इलाज के लिए। तो वो चीजें उनकी क्या है, सारी सिस्टम एक वर्कर की कमी के कारण एक पेशेंट डिले होता है इलाज में, उसी के कारण पेशेंट कई बार मर भी सकता है। उसी के कारण फिर क्या होता है, जब पेशेंट की एक वर्कर की शॉर्टेज होती है, उसके कारण फिर क्या है, अटेंडेंट झगड़ा करते हैं। इसी तरीके से मैं आपको एक और बता देता हूं, इस अस्पताल के अंदर, सिर्फ हमारे इस अस्पताल के अंदर वेटिंग एरिया नहीं है पेशेंट्स के अटेंडेंट के लिए। ये बहुत बड़ा एक सिस्टम कोलैप्स है ये जीटीबी सरकार का। किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कोई अटेंडेंट आता है, वही परेशान आता है, पर उस पेशेंट के अटेंडेंट के लिए भी वेटिंग एरिया होना चाहिए।
नहीं वेटिंग एरिया होने के कारण वो पेशेंट क्या है, डॉक्टर्स के सामने खड़े रहते हैं या गैलरी में खड़े रहते हैं, किसी गेट के सामने खड़े रहते हैं। फिर क्या होता है, डॉक्टर इरिटेट होता है, सिक्योरिटी ना के बराबर काम करता है, फिर क्या होता है, झगड़ा होता है। सबसे बड़ा एक ये भी है, टोटल प्रशासन की, टोटल प्रशासन की, प्रशासन को सोचना चाहिए। आज 7 से ज्यादा संगठनों ने जो है आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। क्या आपकी संयुक्त कोई समिति बन पाई है? अगला डिसीजन क्या होगा? अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी या फिर आपकी बातें नहीं मानी जाती? क्या डिसीजन है? बिल्कुल बिल्कुल मैं बता देता हूं। देखो, डॉक्टर्स, नर्सिस या हमारा कोई भी हेल्थ एम्प्लॉइज, हमारा सबसे पहला मेन मोटिव है कि हम पेशेंट की अच्छे तरीके से केयर करें, पेशेंट की हम सुरक्षा करें, पेशेंट की हम अच्छे तरीके से इलाज करें। हम फुल डेडिकेशन के साथ कमिटमेंट करके अपनी सर्विसेज में आए हैं और आगे भी हम कमिटमेंट के साथ में पूरे डेडिकेशन के साथ करने के लिए कमिटमेंट कर रहे हैं। पर जिस चीज की हमें कमियां महसूस हो रही हैं, हमारी इस वर्क प्लेस के अंदर जिस चीजों को लेकर हम अनसिक्योर हैं, हम जो हमारी असुरक्षा महसूस कर रहे हैं, उन चीजों को हम दुरुस्त चाहते हैं। जब तक हम सुरक्षा के दायरे में नहीं आते हैं, जब तक हम सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करते हैं, तो हमें नहीं लगता कि शायद हम पेशेंट की भी अच्छे से इलाज कर पाए। दूसरी बात, ये जो हमने आज जो स्ट्राइक का जो हमने डिसीजन लिया है, ये आज हमारा स्टार्टिंग डे है। अभी हमने किसी भी इमरजेंसी सर्विसेज को हमने स्टॉप नहीं किया है। हमने खुद डिसीजन लिया है, डॉक्टर्स ने, नर्सिस ने मिलके, कि अभी जितनी भी इमरजेंसी कैजुअलिटीज हैं डिपार्टमेंट्स, वो प्लस इमरजेंसी ओटी, वो हमारी बराबर चलती रहेंगी। अगर प्रशासन हमारी बात को नहीं सुनता है, हम एज पर रूल आज और कल जो भी हमारा एक शेड्यूल बनेगा, अगर हमारी प्रशासन बात नहीं सुनता है तो शायद प्रशासन ही हमें मजबूर करेगा पूरे अस्पताल को बंद करने के लिए। वो हमारा फिर आखिरी निर्णय होगा। तो इसके लिए आप और भी दूसरे अस्पतालों के साथ कोई बातचीत? हाँ, बिल्कुल ये भी बता देते हैं। अभी ये सिर्फ और सिर्फ जीटीबी का मुद्दा है। अगर ये, क्योंकि जीटीबी का मुद्दा नहीं है, कल को दूसरे अस्पतालों के भी डॉक्टर्स, नर्सिस क्या ट्रांसफर होकर इधर भी आते हैं। कल को उनको भी पता है हमें ट्रांसफर होकर इधर आना पड़ सकता है, कल को वो भी अनसिक्योर हो सकते हैं। तो ये अगर हमारा मामला जल्दी से जल्दी अगर शॉर्ट आउट नहीं होता है, तो शायद ये दिल्ली लेवल पर इसका विस्तार हो जाएगा स्ट्राइक का।